हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्ज़ाम विद विशाल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आज हम भाग तीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भाग तीन में मूल अधिकार के बारे में हमारे बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिलता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड, जैसा कि संविधान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ के संविधान से ली गई हैं, तो जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार को हम जो है हमारे वो यूएसए के संविधान से लिया गया है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जो हमारा क्या कहता है कि इसमें अनुच्छेद 12 और 13 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। इसमें ये कहा गया है कि मूल अधिकार की परिभाषा इसमें बताई गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, इसका अल्पीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 14 टू 18 में ये बताया गया है कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 टू 18 तक आता है। इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 14 ये कहता है हमारा कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि जो भी भारत के नागरिक हैं उनके लिए उनके समक्ष समानता बताया गया है, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जबकि कानून के प्रति समान संरक्षण यहाँ पर आया है। संरक्षण की व्यवस्था जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सरकारी स्थान पर भी सरकारी संस्थान में यहाँ पर संस्थान होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी में लोक निर्वाचन की समानता है। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण की चर्चा की गई है, जिसको संविधान बनते समय 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 हमारा कहता है फ्रेंड कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत या जाति या धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का जो अस्पृश्यता है उसको समाज में नहीं फैलाया जाएगा, परंतु कुछ स्थितियों में इसको अस्पृश्यता किया जा सकता है, छुआछूत किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 जैसे एक बीमारी आई, इसमें जनरली ये वायरल बीमारी थी, तो ये छुआछूत से ज़्यादा फैलती है। तो इस प्रकार की बीमारियों में या इस तरह के कुछ केसेस में हम छुआछूत कर सकते हैं। आर्टिकल 18 कहता है हमारा कि उपाधियों का अंत, विदेशी उपाधि रखने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी बाहरी उपाधि लेना है, अगर किसी दूसरे देश से विदेशी उपाधि अगर लेना है, अगर किसी को मिल रही है, तो वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, उसके बाद वो उपाधि धारण कर सकता है। अब आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी हमारा मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल तक में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। हमारे देश में आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लोगों को ये कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी झंडा लहरा सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, या प्रेस की स्वतंत्रता हमारे यहाँ की कोई भी जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ये अपना कर सकते हैं, कहीं भी प्रेस वार्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, कहीं भी हम सभा कर सकते हैं किसी भी स्थान पर। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, जो हमारा संविधान देता है आपको ये अधिकार कि बिना रोक टोक कोई मना नहीं करेगा आपको, कहीं भी आप घूम सकते हैं। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, किसी भी स्टेट में जाके आप आसानी से बस सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है आपको।
अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं रहा है अब इस बल्कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसको। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो 44वां संविधान संशोधन है इसके थ्रू संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है 1978 में। मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। यह संशोधन जो है मोरारजी देसाई जी की जब सरकार थी उनके शासनकाल में यह किया गया था। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी देश में किसी भी कोने में आप व्यवसाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमारा कहता है कि आर्टिकल 20 जो हमारा है इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जनरली जो बंदी लोग होते हैं जिनको जेल हुई होती है, जो अपराधी होते हैं, उनके लिए ये विशेष कानून है कि उनको एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक गलती की है तो उसके लिए उनको दो अलग अलग तरह की सज़ा सुनाई जा सके। दूसरा है सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। कहने का मतलब यह है कि जिस समय वह व्यक्ति अपराध किया है उस समय जो उस अपराध की जो सज़ा रहेगी उस समय के हिसाब से मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने 2009 में अगर कोई अपराध किया है और 2010 में 2012 में या 2014 में आपको अगर सुनवाई हो रही है, आपको कोर्ट के थ्रू फैसला दिया जा रहा है, तो वर्तमान में जो कोई अमेंडमेंट आ गया है कि भाई ये इस अपराध की सज़ा ये चेंज कर दी गई 2012 में, तो उस 2012 के हिसाब से आपको सज़ा ना सुना के 2009 में अगर आपने अपराध किया है तो 2009 के कानून के हिसाब से आपको सज़ा सुनाई जाएगी। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जेल में लोग कैदियों की दवा वगैरह सब कराते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो उसको संरक्षण दिया जाता है। उनको कैदी को जो है सज़ा के बाद भी संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमारा कहता है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार पर रोक पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपकी कोई गोपनीय चीज़ें हैं तो लोग उसको वायरल नहीं कर सकते हैं। इस आर्टिकल में ये कहा गया है। आर्टिकल 20 नोट यहाँ पर एक लिखा गया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछता है। इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 20 जो होता है, आर्टिकल 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है। जब भी कोई भी आपातकाल लगता है तो उसमें आर्टिकल 20 और 21 को नहीं रोका जा सकता है। इसमें सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है इसको, आर्टिकल 20 और 21 को, क्योंकि आपातकाल के दौरान भी इसको नहीं हटाया जा सकता है। तो आपसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि आपातकाल के दौरान कौन से 2 आर्टिकल हैं जो निरस्त नहीं होते, या जो कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जिन पर रोक नहीं लगती है। तो आप यहाँ पर आर्टिकल 20, 21 लगा सकते हैं। नेक्स्ट 21 हमारा है कि इसमें 21 इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया है इसमें अमेंडमेंट करके। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क। और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है कि जो भी बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 हमारा ये कहता है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से रक्षा करती है आपकी। पहला इसमें है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट, यानी कि उसको कारण बताना पड़ेगा कि आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक चीज़ ये पूछी जाती है फ्रेंड्स, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है ये पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। कहने का मतलब जो आने जाने में, न्यायालय आने जाने में जो समय लगता है वो काउंट नहीं होता है। अगर किसी भी अपराधी को जैसे सैटरडे को गिरफ्तार किया गया तो संडे को छुट्टी पड़ जाती है, तो ऐसा नहीं कि संडे को तो कोर्ट बंद रहती है, तो संडे वाला जो टाइम है, कहने का मतलब जो अवकाश का समय है, अवकाश वाला दिन, वो ऐड नहीं होता है उसमें। सैटरडे टू मंडे ये काउंट होता है, संडे नहीं इसमें काउंट होगा। कहने का मतलब छुट्टी का दिन इसमें काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है वो अपने मनपसंद का वकील रख सकता है।
नेक्स्ट हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 to 24 में दिया गया है। इसमें आर्टिकल 23 कहता है कि बालाश्रम यानी जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन के कार्य पर रोक लगाया गया है। इसमें यही कहा गया है कि बालाश्रम आप किसी से ज़बरदस्ती कार्य या बिना वेतन के कार्य नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 23 का सेकंड पार्ट ये कहता है किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालाश्रम या बेगारी कराया जा सकता है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आए या उसके मुद्दे पर राष्ट्रहित में आपसे बालाश्रम या बेगारी कराया जा सकता है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, जैसा कि फैक्ट्री, माइनिंग या पटाखों कंपनी, जो भी जहाँ पर भी डेंजर समझ में आए, जहाँ पर भी खतरा समझ में आता है, वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 25 में टू 27 तक दिया गया है। आर्टिकल 25 हमारा कहता है अंतःकरण की चर्चा की गई है इसमें, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। जैसे सिख छोटी सी चाकू या तलवार रखते हैं, इस तरह का कृपाण उनको रखने की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की भी स्वतंत्रता है। मुस्लिम कहीं भी रहे, किसी भी कम्युनिटी में रहे, तो वो दाढ़ी रख सकता है, उसको इस चीज़ की स्वतंत्रता है। हिंदुओं को टीका लगाने की, जो चंदन लगाते हैं लोग, या कभी कभी चोटी वोटी रखते हैं, तो इसकी उनको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आर्टिकल 26 हमारा कहता है कि सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता है यहाँ पर। इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज़ पढ़ने की अनुमति है, कि अगर किसी का नमाज़ पढ़ने का समय है, कोई मोहम्मडन कम्युनिटी का आदमी है, तो वो सड़क पर भी नमाज़ पढ़ सकता है, उसको इसकी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 हमारा कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए देखिए, किसी भी मंदिर में जो भी दान दिया जाता है, जो मंदिर का पैसा होता है, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 हमारा कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट ट्रस्ट का स्कूल है, या इस तरह कोई भी सरकारी संस्थान है, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि कहीं कहीं संस्कृत महाविद्यालय या मदरसा में तो उर्दू या संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। तो आपको बता दें कि संस्कृत एक भाषा है ना, कि हिंदू धर्म की कोई धार्मिक शिक्षा है ये। तो इसलिए संस्कृत एक भाषा है, तो संस्कृत को भाषा मान के हम इसकी शिक्षा दे सकते हैं। इसी प्रकार उर्दू भी एक भाषा है, तथा अरबी भी एक भाषा है अरब कंट्रीज़ की, ना कि ये इस्लाम धर्म की शिक्षा है। अतः सरकारी मदरसा आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करता है किसी भी प्रकार, क्योंकि सरकारी मदरसे में उर्दू की शिक्षा दी जाती है। तो उर्दू तो एक भाषा है, इसको हम किसी संस्कृति से नहीं जोड़ सकते हैं, या किसी हम धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 to 23 जो है, इसमें इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण इसमें है। इसमें अल्पसंख्यक की रक्षा है, और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। कहीं ऐसा नहीं किया जा सकता है कि कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर किसी माइनॉरिटी कास्ट को या माइनॉरिटी कम्युनिटी को उसके माइनॉरिटी होने पर, या कि उसकी अल्पसंख्यक होने पर, उसकी संख्या कम होने पर उसको रोक नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 29 हमारा ये कहता है। आर्टिकल 30 हमारा कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान होना चाहिए, कि जो भी कम्युनिटी अल्पसंख्यक में कम्युनिटी है, जो भी समुदाय है अल्पसंख्यक में, वो अपना सरकारी से मतलब वो अपना शिक्षण संस्थान ओपन कर सकते हैं कहीं भी। यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में उन्हें संकोच कर रहे हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, और सरकार उसे धन देगी, उनको फंडिंग सरकार करती है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 में जो बताया गया है, इसमें है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 एक ऐसा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ऐसा मूल अधिकार है
जो मूल अधिकार को, पूरे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार से रिट याचिका या समादेश जारी कर सकता है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसे एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है अपनी निचली अदालतों पर, या जो भी संस्थान उनका हनन कर रहे हैं। जैसे आपके मूल अधिकार का अगर हनन कोई संस्था कर रही है, कोई हनन कर रहा है, आपके मूल अधिकार को आपसे छीन रहा है, तो आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसके प्रति 5 प्रकार से रिट जारी करती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा आर्टिकल 32 में जो दिया गया है, जो रिट जारी करती है कि रिट क्या होते हैं, कितने प्रकार के रिट्स होती हैं, और हर रिट्स का मतलब क्या होता है। जो भी रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, इसी रिट को हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। हाई कोर्ट भी रिट जो है जारी कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद जो हमारा पार्लियामेंट है, वो सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि आपके अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 33 में ही ये कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मामला आएगा तो आपके मूल अधिकार का हनन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है। संसद जो है आपका, पार्लियामेंट, सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। आर्टिकल 34 हमारा कहता है, आर्टिकल 34 हमारा ये कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। वैसे तो आप लोगों ने जनरली देखा ही होगा कि सेना का कानून सिर्फ और सिर्फ सेना में चलता है, लेकिन आर्टिकल 34 जो है सेना को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी क्षेत्र में सेना कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, कोर्ट मार्शल कहा जाता है इसको। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि भाग 3 में दिए गए कुल मूल अधिकार के लागू होने की विधि इसमें बताई गई है। कि आर्टिकल 35 में हमने जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 34 तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके लिए नियम, कानून, विधि की चर्चा आर्टिकल 35 में करी गई है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये भाग 3 जो है, पार्ट 3 का ये आर्टिकल 12 से 35 तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 4 लेकर आएंगे, जिसमें हम भाग 4 के बारे में आगे बात करेंगे। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।